नमस्कार, सत श्री अकाल एंड आदाब। दोस्तों, युद्ध भी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं हुआ। कल ट्रंप साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कि सब उम्मीदों पे पानी फेर दिया। लोग उम्मीद कर रहे थे या मार्केट उम्मीद कर रही थी कि वो ऐसा कुछ अनाउंस करेंगे कि युद्ध ख़त्म। इस चीज़ के उन्होंने अंदेशे भी दिए थे और उसी कारण से 2 दिन मार्केट बहुत अच्छा चली, क्योंकि ऐसी इंडिकेशंस आ रही थी कि ट्रंप विल डिक्लेयर कि ख़त्म वार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जो कल रात को हमारे यहाँ 9 बजे जो नेशन को एड्रेस किया, उसमें धमकी दोबारा दे दी, तो एकदम से मार्केट जो है उसने रिएक्ट किया और बहुत मार्केट नीचे हुई। लेकिन आज जब खुली मार्केट थर्सडे को, तो बहुत ज़्यादा मार्केट गिरी नहीं, फ्लैट ही लगभग बंद हुई। तो उम्मीद थी लोगों को नीचे जाने की, लेकिन नीचे नहीं गई। तो इंडिया की मार्केट भी जो थर्सडे को नीचे जाने की आशंका थी, लेकिन रिकवर हो गई। और आज फ्राइडे को जब खुलेगी, यहाँ पे थर्सडे की शाम हो चुकी है, तो इंडिया की मार्केट कुछ 3-4 घंटों में खुलेगी। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वेडनेसडे को मार्केट एकदम से टेक्निकली बाउंस बैक के लिए रेडी है। तो ट्रंप साहब कहीं ना कहीं युद्ध पे कोई भी खबर आए, मार्केट ने वापस बाउंस बैक करना था, अमेरिका की भी और इंडिया की भी। तो वैसा ही हुआ। इंडिया की मार्केट वेडनेसडे को अच्छी, मेरे ख्याल 400-450 पॉइंट निफ्टी जो है ऊपर गया। एनीवे, तो उस पर तो हम कुछ कंट्रोल देखो कर नहीं सकते। लेकिन आज मैं आपको मार्केट क्या कर सकती है इन द लॉन्ग रन, क्या क्या गुल खिला सकती है, इसके बारे में बताऊंगा, पूरी हिस्ट्री के साथ, तथ्यों के साथ। क्योंकि जो लोग मार्केट में ज़्यादातर वीडियोस बना रहे हैं, ज़्यादातर उनमें से पिछले 10-15 साल से मार्केट में एंटर हुए हैं। तो पिछले 10-15 साल में जो कुछ भी हुआ है, उनका एक्सपीरियंस उसके बेस के ऊपर चल रहा है। लेकिन मेरे जैसे कुछ लोग जो उससे भी पहले से मार्केट में हैं, 1992 में हर्षद मेहता, 2000 में .com बूम, 2008 में ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस इन अमेरिका, और उसके बाद कोविड, और फिर 2022, और अब 2026 में जो चल रहा है, युद्ध का सिलसिला बना हुआ है। तो इन सारों को हमने झेला है, इनके थ्रू गुजरे हैं। देखो, आप जैसे 10-15 साल से जो मार्केट में आए हैं, उन्होंने किताबों में तो पढ़ रखा होगा, सुना भी होगा, लेकिन जो झेलते हैं ना, उनको ज़्यादा एहसास होता है उस चीज़ का कि क्या उन दिनों में हुआ, और सबक ज़्यादा अच्छे से वो लोग लेते हैं। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि मार्केट लंबे अरसे तक क्या कर सकती है, क्या किया है उसने हिस्ट्री में। तो आप लोग चौंक जाओगे कि ऐसा भी होता है। आपको तो ये बताया जाता है ना कि आप लंबे तौर पे स्टॉक ले लो, 2 साल, 4 साल, 5 साल, तो आपके पैसे बनेंगे ही बनेंगे। आज मैं आपको जो तथ्य बताऊंगा, इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, तो आप चौंक जाओगे, हैरान हो जाओगे कि ऐसा भी करती है मार्केट। ठीक है, तो शुरू करता हूं मैं जी, अपनी इस इन्फॉर्मेशन को आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले हम ये देखिए, ये है नैस्डैक। नैस्डैक दोस्तों टेक्नोलॉजी का एक इंडेक्स है अमेरिका में। तो पिछले 10-15 साल से ज़्यादा, बहुत, बल्कि 2000 के बाद ये काफ़ी प्रचलित हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स इसमें नैस्डैक में आते हैं। जैसे आपका होता है 50 निफ्टी 50, तो यहाँ पे नैस्डैक 100 शेयर्स इसमें होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको अगर ये बताऊं कि जनवरी 2000 में जब .com बबल बना था, तब नैस्डैक जो था ना, उसका इंडेक्स, मैं अब इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, 4400 को टच कर गया था इंडेक्स जनवरी 2000 में।
फिर नीचे गिरा, नीचे गिरा, नीचे गिरा, और ये गिरता गया। तो ये 2009 में 1500 को टच कर गया, 4400 से 1500 को टच कर गया। फिर ये 2016 में 4400 दोबारा वापस आया। तो अब आप ये देखिए, जनवरी 2000 में 4400 था। जिस बंदे ने जनवरी 2000 में 4400 इंडेक्स के ऊपर नैस्डैक को खरीदा, उसको 16 साल लग गए। 2016 में जाके दोबारा ये 4400 हुआ। 16 साल लग गए दोस्तों। उसकी ज़ीरो कमाई हुई उस बंदे की जिसने नैस्डैक में इन्वेस्ट किया। कहते हैं ना 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए इन्वेस्ट करो तो पैसे बनेंगे ही बनेंगे। तो ये देखो हाल मार्केट लंबे तौर पे कई दफ़ा क्या करती है। 2000 से लेके 2016 तक नैस्डैक ने 0% रिटर्न दिया। और ज़ीरो भी क्यों दिया? मैं तो कहूँगा कि जिसने अगर $1000 यहाँ पे लगाया था 2000 में, तो 16 साल के बाद उसे 1000 मिला भी, तो इन्फ्लेशन डाल लो तो उसकी तो वैल्यू $200-300 भी नहीं रह गई। तो इसका मतलब उसका 1000 का 1000 मिट्टी हुआ। अच्छा, अब टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टॉक मार्केट में, मैं 2 चीज़ों पे आज स्ट्रेस दूंगा। एक तो टाइमिंग के ऊपर, एक स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर। आज का मेरा टॉपिक ये होने वाला है। अब दूसरा आदमी जिसने टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार कहते हैं ना, कई लोग सियाने यूट्यूब पे बैठे होते हैं कि डजेंट मैटर, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। यस, दैट मेक्स ए बिग डिफरेंस। अब जिसने 2009 को छोड़ो, 2010 के आसपास ये 1000 इंडेक्स रह गया था नैस्डैक का, 2010 के आसपास। तो जिसने 2010 में इंडेक्स में लगाया 1000, उसका 2025 में भाई साहब 25,000 नैस्डैक टच कर गया। 2025 में, अक्टूबर 2025 में 25,000 पार कर गया नैस्डैक। जिसने 2010 में लगाया उसने 15 साल में, 16 साल में कितने पैसे कमाए जी? अब ये देखो, 2000 से 2016 जिसने लगाए उसने कोई ज़ीरो रिटर्न लिया, और जिसने 2009 में लगाए या 10 में लगाए उसका भाई साहब 1600% रिटर्न हुआ, 16 गुना पैसे हो गए। तो इसलिए टाइमिंग इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमें बताया जाता है कि भैया आज 26,000 इंडेक्स है तो देखना अभी आप इन्वेस्ट कर लो, नीचे भी आया तो 5 साल के बाद फिर ये 30, 35, 40,000 इंडेक्स होगा। हो भी सकता है, लेकिन गारंटी किसी बात की नहीं होती। स्टॉक मार्केट में किसी बात की कोई गारंटी नहीं होती। ये भी हो सकता है, जैसे अमेरिका की दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी की मार्केट, 16 साल तक ज़ीरो रिटर्न दिया उसने। आप अंदाज़ा लगाओ किसकी पेशेंस होती है कि पैसा लगा के 16 साल तक वेट करो, ठीक है ना। तो इंडिया की मार्केट कोई एक्सेप्शन नहीं है। जापान की मार्केट 10 साल तक ज़ीरो रिटर्न, ऐसा अक्सर हो जाता है। तो जो लोग ये गारंटी से कहते हैं ना कि आप अगर 22,000, 22,500 का इंडेक्स है निफ्टी का, आज लगा लो तो 5 साल के बाद ये 45,000 हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, तो दोस्तों हो भी सकता है, लेकिन गारंटी कोई नहीं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हिस्ट्री का हवाला दे के बता रहा हूँ कि आप गारंटी से कुछ नहीं कर सकते। आप अपनी सेविंग्स जो हैं, एडिशनल पैसे जो आपके पास हैं वो लगाते रहो, तो ना भी बने पैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ता है बहुत लंबा। कई दफ़ा तो इतना लंबा, आपके सामने है ये, जिस बंदे ने 2000 में भैया लगाए, कितनी पेशेंस रख लेगा। 2005, 2010 कहीं उसके जीवन में इवेंट्स आते होंगे, ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती होगी पैसा, तो 2016 तक उस बंदे का ज़ीरो कोई पैसा नहीं। अपने वापस पैसे उसके जो $100 के उसने लगाए, 2016 में जाके उसके $100 वापस आए, ठीक है ना। तो टाइमिंग इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे बंदे ने 2010 में लगाए, 1000 इंडेक्स था, 25,000 इंडेक्स का हो गया, 25 गुना उसका हो गया भैया 2010 में। ये तो 2009 की मैंने बता रखी है, 2009 से 25 तक 16 साल। लेकिन जिसने 2010 में लगाए, 2010 में तो बॉटम आ गया था, 1000 के करीब फिर इंडेक्स आ गया था, तो उस बंदे के 25 गुना हो गए पैसे, ठीक है दोस्तों। ये हुई बात एक। अच्छा, ये नैस्डैक कहते हैं टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। चलो हम दूसरी S&P 500 जिसमें 500 टॉप कंपनीज अमेरिका की आती हैं, उसकी हिस्ट्री देख लेते हैं।
दोस्तों 2000 में ये 1500 इंडेक्स था, S&P 500 का 1500 था, जो कि 2007 में जाके दोबारा नीचे आ गया, 1500 से नीचे आ गया, और 2007 में जाके दोबारा 1500 हुआ। 7 साल के बाद ये दोबारा से 1500 हुआ S&P 500, जिसमें 500 कंपनियां हैं। फिर ये 2007 के बाद, जैसे मैंने बताया 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, तो 10 में फिर नीचे बहुत बुरी तरह से गिर गया। 2013 में फिर 1500 आया। तो मतलब 2000 से लेके 2013 तक जीरो रिटर्न S&P 500 में। एक भी पैसा नहीं बना किसी बंदे का 2000 में जिसने लगाया, और 2013 तक उसका पैसा बराबर हुआ, एक भी पैसा नहीं बना। इन्फ्लेशन लगा लो तो पैसा उसका तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा रह गया। अच्छा, अब जिस बंदे ने 2010 में लगाया, ये 2010 में ये इंडेक्स जो है S&P 500 1000 आ गया था, उसका 2021 में ये 4700 बन गया, और अक्टूबर 2025 में ये 6900 हो गया। 1000 का 7000 करीब हो गया उसका। कितने सालों में? 2010 से लेके 2025 तक। तो 15 सालों में उसका 700% इंक्रीज हुआ। जिसने 2000 में लगाया उसका 25 साल में 450% इंक्रीज हुआ, अगर उसने पेशेंस रखी हो, अप्स एंड डाउन में पैसा लगा के रखा हो, तो उसका ये रिटर्न आता है। तो आप सोचिए कि टाइमिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये इंडेक्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंडेक्स तो कहते हैं ना कि उसमें सेफ्टी होती है। वो कहते हैं जी निफ्टी 50 में लगा दो तो आपका पैसा डूबेगा नहीं। निफ्टी 50 तो इन द लॉन्ग रन ऊपर ही जाएगी। तो मैं उनके लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि मार्केट कुछ भी कभी भी कहीं भी कर सकती है। अच्छा, कुछ लोग सोचते हैं जी कि टॉप स्टॉक्स जो हैं आप अगर ले लो इंडिविजुअल स्टॉक्स, तो फिर आप सेफ हैं। अब ये टॉप स्टॉक्स की बात सुन लो। ये दुनिया के टॉप के स्टॉक्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट सबने सुना होगा। ये दोस्तों एक साल अप्रैल 2025 में ये इसका भाव था 371। अप्रैल 2026 में आज इसका भाव बंद हुआ 372। तो 1% इंक्रीज नहीं हुआ पिछले एक साल में माइक्रोसॉफ्ट। जबकि मार्केट इंडेक्स S&P या नैस्डैक काफ़ी अच्छा 16-17% बढ़ चुका है एक साल में, पिछले लास्ट अप्रैल से इस अप्रैल तक। उसके बाद दोस्तों नाइकी, ये दुनिया की बहुत बड़ी जूतों की कंपनी है नाइकी, फैशन की। अप्रैल 2025 में इसका $55 का भाव था, और अब 2026 में $44 का भाव है इसका। और अगर हम 24 लगा लें तो 24 में इसका $80 का भाव था। तो जिस बंदे ने दुनिया की टॉप क्लास कंपनी नाइकी में इन्वेस्ट किया 2024 में या 23 में, तो भैया उसके तीसरा हिस्सा पैसे रह गए। ये इंडिविजुअल स्टॉक्स, टॉप इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ। टेस्ला बहुत फेमस स्टॉक है, फेवरेट है काफ़ी लोगों का। अप्रैल 2025 में 360 था, अप्रैल 2026 में भी 360 है, इतनी मार्केट ऊपर जाने के बावजूद। मेटा, फेसबुक, 2025 अप्रैल में ये 600 का था, आज ये भाई साहब $575 में बंद हुआ है अप्रैल में। तो मेटा ने नेगेटिव रिटर्न दिया है एक साल में। नेटफ्लिक्स कितनी बड़ी कंपनी है, पिछले कई सालों से ये कंपनी परफॉर्म कर रही थी। तो अभी मैं इंडियन कंपनीज के बारे में भी ऐसे बताऊंगा कि जो कंपनी पास्ट में अच्छा परफॉर्म कर रही हो या लीडर हो, तो ज़रूरी नहीं होता, गारंटी कोई नहीं होती कि आगे जाके वो रिटर्न देगी। तो नेटफ्लिक्स भाई साहब 2025 में 97 था, 2026 अप्रैल में 98 है। अमेज़न अप्रैल 2025 में 200 था, 2026 में भी 200 है, जबकि प्रॉफिट्स इसके मल्टी फोल्ड बढ़ गए। इतने प्रॉफिट्स बढ़ गए, 200 बिलियन के डॉलर के करीब प्रॉफिट इनके हैं, लेकिन भाव इनका 200 का 200 है। एडोबी दुनिया की एक और बहुत बड़ी कंपनी है सॉफ्टवेयर की। अप्रैल में 344 भाव था 25 में, और 2026 में 242, $100 नीचे है। ये लगभग 600 से नीचे आया है ये शेयर। अब 242 का भाव है इसका एडोबी का। और इसकी ये नहीं कि परफॉर्मेंस बुरी है, मतलब इसकी ग्रोथ धीमे धीमे, लेकिन कह रहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद ये जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज हैं, सर्विस नाउ, एडोबी, सेल्सफोर्स, ये सारों का भविष्य अच्छा नहीं लगता, ऐसा मार्केट मान के चल रही है। अब भगवान जाने कि आने वाले वक्त में ये क्या होगा। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स भी टॉप जो मार्केट के लीडर्स हैं,
आप ये ना समझो कि लीडर्स ले लिए तो वो चलेंगे ही चलेंगे, तो वो भी बुरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं मार्केट अच्छी चलने के बावजूद भी। अब दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, अब ये मैं आपको बताता हूँ। जो मेरी लोग वीडियोस देखते हैं रेगुलरली, अक्सर मैं इन शेयर्स की बात करता हूँ, माई स्टॉक्स, जिनके बारे में पिछले लगभग 1 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अब देखो जी, माइक्रोन नंबर 1 है। ये अप्रैल 2025 में $70 का भाव था और अब अप्रैल 2026 में आज इसका भाव $364 का है। 15 दिन पहले ये 470 भी हो गया था, लेकिन अभी ये 1 साल में 70 से 364। दूसरा S&P अक्सर सुना होगा आपने मेरे को इस कंपनी के बारे में बात करते हुए। अप्रैल 2025 में $40 का भाव था, आज $700 बंद हुआ है ये आज का भाव। ब्लूम एनर्जी, जो लोग मेरे साथ काम करते हैं उनको पता है मैं इन कंपनियों को कितना, इन्हीं में मैं काम करता हूं बस। $25 अप्रैल 25 में और अब $135 का भाव आज बंद हुआ है। 175 को ऊपर टच करके आया महीना पहले, अब तो मार्केट डाउन है ना, इसलिए 135 का भाव था। AMD अप्रैल 2025 में 100 था, आज $217 का भाव बंद हुआ है। WDC 50 का था 1 साल पहले, अब 294 का आज बंद हुआ है। ये मैंने कुछ एग्जांपल दिए जिन स्टॉक्स में मैं काम करता हूं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये मैं अपनी शेखी मारने के लिए नहीं बता रहा, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आप जब मार्केट कमज़ोर हो या सेक्टर्स चेंज हो रहे हों, रोटेशन हो रही हो पैसे की, तो उस समय आपको मार्केट में इंफॉर्मेशन के साथ काम करना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन बड़ी ज़रूरी होती है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स आप सेलेक्ट करें बड़े ध्यान से, समझ के, सोच के, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पैसा लग रहा था धड़ाधड़। ये जितनी कंपनियां मैंने आपको बताई, ये सारी कंपनियां चिप्स की, सेमीकंडक्टर्स की और ये पावर की कंपनियां, ये डाटा सेंटर्स की सप्लाई चेन का काम करती हैं। तो जब डाटा सेंटर्स इतने इतने बिलियंस डॉलर्स के लगेंगे तो इन लोगों का तो सामान वहाँ पे लगेगा ही लगेगा ना। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए प्लस इनके बैलेंस शीट को देखते हुए मैंने ये स्टॉक्स पिक किए थे और ये कैसे भाग रहे हैं इतनी डाउन मार्केट में भी। अभी ये देख लो आप कितनी परफॉर्मेंस है। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि जब मार्केट टर्मोइल में हो तब भी ऐसे स्टॉक होते हैं जो मार्केट को बीट करते हैं, और उसके लिए आपको समझ बूझ की ज़रूरत होती है। ध्यान से समझ के, किसी के कहने से नहीं, खुद से रिसर्च करके। इसमें टाइम लगता है, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट हो, अगर मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ, मैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, बैलेंस शीट का पढ़ने वाला कोई महारत नहीं हासिल की मैंने, जनरल नॉलेज के हिसाब से इधर उधर की न्यूज़ देख के, ये बातें समझ के मैंने ये स्टॉक सेलेक्ट किए और अपने लोगों को भी जो मेरे व्हाट्सएप के ग्रुप में हैं उनको भी इन्हीं स्टॉक्स में मैंने इन्वेस्ट करवाया और वो बचे हुए हैं। वरना जो लोग इनसे बाहर वाली कंपनियों में, नेटफ्लिक्स और ये और वो में काम करते, माइक्रोसॉफ्ट में, ओरेकल में, जो कल की हीरो थी कंपनियां, ओरेकल आधा रह गया शेयर का भाव, 300 के ऊपर था साल पहले, तो आज वो 140 के आसपास का भाव है। पैलेंटियर दुनिया की सबसे बढ़िया कंपनी थी, 210 को टच करके अभी 140 के करीब भाव आया। तो मेरा मतलब कहने का ये कि स्टॉक सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि आप, कई लोग कहते हैं ना म्यूचुअल फंड में लगा दो और भूल जाओ, भैया वो भी सोल्यूशन नहीं है। उसके लिए भी आपको मार्केट का रुझाव देखना पड़ेगा, टाइमिंग देखनी पड़ेगी। देखो, अगर अमेरिका में ये 16 साल तक मार्केट ज़ीरो रिटर्न देती है, अमेरिका की मार्केट 16 साल, 1-2 साल नहीं, 16 साल, तो दोस्तों क्या ये इंडिया में संभव नहीं है? अगर जो लोग आज ये कहें कि 26,000 इंडेक्स निफ्टी लगा और 22 है तो दोबारा से ये 30, 35, 40 हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं दोस्तों, कोई गारंटी नहीं। इसलिए मेंटली मैंने आपको ये वीडियो बनाई, इसलिए कि आपको ये मेंटली तैयार कर दूं कि जब मंदी चलती है ना तो बहुत लंबी चलती है, क्योंकि पिछले 10-15 साल से मार्केट का डायनेमिक चेंज हुआ, बहुत सारे नए इन्वेस्टर आए, उन्होंने मंदियां देखी ही नहीं। जो लोग पुराने मेरी उम्र के लोग हैं जो वीडियो देख रहे होंगे, उनको पता है कि पहले क्या हुआ करता था। 4 साल, 3 साल, 4 साल मंदी चलती थी, कभी फिर 6 महीने, साल तेजी आई, फिर मंदी लंबी चलती थी और तेजी बहुत थोड़ी देर के लिए चलती थी। तो अब पिछले 10-15 साल से 2010-12 के बाद कैसा ट्रेंड ऐसा चला कि मनी प्रिंटिंग हुई, मॉनेटरी पॉलिसी सबकी चेंज हुई, ग्रोथ हुई,
जो नई जनरेशन ऊपर आई उन्होंने ये क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर पैसा खर्च करना शुरू किया, उधार ले लेके, बाय नाउ पे लेटर, तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। तो कोई ज़रूरी नहीं कि ऐसा आगे भी चलेगा। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक नेगेटिव साइड ये बता रहे हैं कि इतने काम 10 बंदों का काम एक एक बंदा कर पाएगा, तो जो 9 बंदे जॉबलेस होंगे तो कहाँ के होंगे भैया, आप हम ही होंगे। तो एकदम से मार्केट में मंदा आ सकता है। ये मत सोचिए कि जो पहले नहीं हुआ, एक कहावत है ना, गाना है शायद, 17-18 सालों में पहली बार हुआ है ऐसा, 17-18 सालों में गाना है। तो जो 17-18 साल की लड़की वो कह रही है कि गाना गा रही है कि 17-18 सालों में पहली बार ऐसा हुआ। तो भैया आपकी उम्र ही 17-18 साल है, आपने देखा ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पहले से कुछ नहीं होता था। तो स्टॉक मार्केट अपनी मर्जी से चलती है, बड़ी भयानक तरीके से भी चलती है। इसका दर्दनाक सच ये है, इजी मनी लगती है। जब इजी मनी बन रही हो ना तो लगता है बहुत इजी मनी है। जैसे हमारा अभिषेक शर्मा जो क्रिकेट का हमारा प्लेयर है, कितने आसानी से चौके छक्के लगाता था। तो जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ तो 3 या 4 बार 0-0 पे आउट हुआ ना, चला ना पता। हालांकि प्लेयर अच्छा है लेकिन नहीं बन रहे रन, नहीं बन रहे। तो कई दफ़ा स्टॉक मार्केट में ऐसा वक्त आ जाता है कि पैसे बनने मुश्किल हो जाते हैं, तो आप फिर डेस्परेट हो जाते हो, लड़ते हो मार्केट के साथ। तो इसीलिए मैं बार बार वीडियो जो बनाता हूँ बताता हूँ कि भैया थोड़े थोड़े पैसे लगाओ, और जो आपके पास पैसे हैं उनको सेव करके चलो, ठीक है ना। तो उसने अपनी फॉर्म वापस हासिल करी, अभिषेक शर्मा ने फिर से चौके छक्के लगाए। तो इसलिए अगर आप रहोगे टीम में, एक आधा बार और 0 बनाता तो टीम से ही बाहर होता, तो फिर कैसे बना लेता। तो ऐसे ही आप लोग जो फाइनेंशियल मार्केट में हैं, जो पैसा लगा के रखते हैं, तो भैया मार्केट में बने रहो। और इन मंदी चीज़ों को, ये नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, लेकिन ये जो युद्ध चल रहा है, ये स्थिति जो चल रही है, 3 साल अभी इस बंदे के और हैं हमारे यहाँ जो है, इस बंदे ने मार्केट्स को परेशान करके रखना है। तो इसलिए कुछ भी हो सकता है। और हिंदुस्तान की पोजीशन मैं बार बार कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है हिंदुस्तान की। कुछ नहीं हिंदुस्तान ने डेवलप किया पिछले कई सालों में, कुछ नहीं डेवलप किया, सिर्फ डोमेस्टिक कंजप्शन इंक्रीज करी। 4 पैसे आ गए, लोन पे पैसे लिए बैंक से, चलो जी थाईलैंड घूमाओ, उधर इंडोनेशिया घूमाओ, बाली घूमाओ, लंदन घूमाओ। तो रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ। इंडिया की ग्रोथ का इंजन जाम हो चुका है। क्यों एफआईआई भागते हैं? कौन भागेगा भैया, कौन रहेगा वहां पे? तो इसलिए ये मत समझिए कि 26,000 से इंडेक्स 22,000 आया और अब दोबारा से ये 30-35 फिर छलांगे लगा देगा। अगर ग्रोथ की स्टोरी हुई तो लगा सकता है, लेकिन अगर जो आईटी कंपनीज हैं इंडिया की, जो कि काफ़ी बड़ा फॉरेन एक्सचेंज लेके आती थी, अगर उनके, अब देखो अब अमेरिका में जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज है, सीआरएम, अरे क्या कंपनी थी, एडोबी, सर्विस नाउ, ऐसी ऐसी कंपनियां थी, इनके भाव आधे आधे रह गए। क्योंकि अब लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगी तो इनको रिप्लेस कर देगी, कि लोगों को काम कराने के लिए इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी जो इतनी बड़ी आईटी की कंपनी है वो क्या करेंगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, ना मैं इतना ज़्यादा माहिर हूँ टेक्नोलॉजी के बारे में। नोबडी नोज़ एक्चुअली कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करेगी आके, कैसे ये डिसरप्ट करेगी नॉर्मल बिजनेसेस को, नोबडी नोज़। तो इसलिए मैं कहता हूँ ध्यान से करो। और एक मैं दोस्तों आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। अपना एक बंदा है, ये मैं इसको पसंद करता हूँ, ये दिलीप कुमार नाम के भाई साहब हैं, और ये इंडिया के चंद कुछ ऐसे लोगों में जो सच्चाई बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कहते, नॉलेज भी है इनको, धीमे से इनकी वीडियोस देखा करो इंडिया की मार्केट के बारे में। मुझे इनसे अच्छा कोई नहीं मिला अभी तक जो ये विश्लेषण करता हो मार्केट का। और 60% इंडाइसेस गिर गए, सभी स्टॉक्स गिर गए। जैसे आज सब स्टॉक्स गिर रहे हैं, उस वक्त भी सारे स्टॉक्स गिरे, लेकिन उसमें से कुछ स्टॉक्स मैं कहूँगा कि उनमें ज़बरदस्त रैली भी हमें देखने को मिली।
तो उसमें से ये नाम जो हैं ये सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं लार्ज कैप्स में। अगर इसमें देखिए, ब्रिटानिया ने 2009 से 2019 कोविड आने से पहले तक 10 साल में 33% का स्टॉक का CAGR दिखाया। पिडिलाइट ने 30% का CAGR दिखाया। एशियन पेंट्स आप देख सकते हैं 25% का। 22% का HDFC बैंक ने दिखाया। HUL ने 21% का दिखाया, जबकि निफ्टी ने 9% का CAGR दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी स्टॉक्स ने ज़बरदस्त जो है परफॉर्म किया। और इनका अगर प्रॉफिट का CAGR भी देखिए तो उसमें भी बहुत अच्छी हमें राइज देखने को मिल रहा था। जो हम बार बार आपसे कहते हैं ना कि फंडामेंटल्स को देखना है, फंडामेंटल्स को देखना है, तो ये आपको डायरेक्ट कोरिलेशन देखने को मिल रहा है कि अगर फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा नहीं है, तो वो स्टॉक भले ही आज परफॉर्म कर रहे हैं, कोई गारंटी नहीं है कि आगे भी देखने को मिलेगा। वो सस्टेन नहीं करेगा, वो कई दूसरे वजह से भी राइज कर सकता है। तो कई लोग कमेंट सेक्शन में आते हैं और कहते हैं जी फंडामेंटल्स मैटर नहीं करते, लिक्विडिटी मैटर नहीं करते। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए लेसन है कि अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो उनको फंडामेंटल्स कंपनी के परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट वो कमा रहे हैं। तो अब 2019 तक ये स्टार परफॉर्मेंस थे, फिर कोविड आता है और कोविड में लोगों ने इन स्टॉक्स को लपका। मुझे याद है 2020 में लोग ऐसे कहते थे कि ऐसे मैसेजेस पोस्ट करते थे कि देखो हमने ब्रिटानिया में इतना पैसा कमाया, और उन्होंने एशियन पेंट्स के लिए कहते थे कि ये स्टॉक तो ज़िंदगी में कभी नहीं गिरेगा, और HDFC बैंक इसकी तो क्या ही बात करें। तो कोविड के टाइम मैंने HDFC में एक वीडियो भी बनाया था, उसमें काफ़ी लोग नाराज़ हो गए कि मैंने HDFC बैंक के बारे में ऐसा क्यों कहा कि ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा। और कोई भी रिटेल इन्वेस्टर ऐसा नहीं होगा जिसने ये स्टॉक नहीं खरीदा होगा। कई तो इसके भक्त, बहुत ज़बरदस्त भक्त रहे, और कई तो आज भी बने हुए हैं। तो ये स्टॉक्स जो हैं 2020 के बाद अगर आप देखें, 19 के बाद इन्होंने सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया ब्लू चिप्स। हाँ जी दोस्तों, तो ये देखा, ये कह रहे हैं कि फंडामेंटल्स जो है ना वो ही किसी कंपनी के स्टॉक को परफॉर्म करने के लिए बाध्य करते हैं। तो मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये चार्ट्स स्टॉक को ऊपर नीचे नहीं ले जा सकते। चार्ट सिर्फ इंडिकेट करते हैं कि किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, लेकिन फंडामेंटल्स ने ही कंपनी को ऊपर या नीचे लेके जाना होता है। बाकी दोस्तों, होपफुली आपको वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगली बात ये कि ये जो युद्ध है ना, भगवान करे मैं गलत हूँ, पर मुझे लगता नहीं कि इसके कोई बहुत अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं। ऑलरेडी हमने काफ़ी सफ़र कर लिया सारी दुनिया ने, और जो आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं इसके, अभी जो ऑयल की सप्लाई है वो कहते हैं कि सब कुछ खुल भी जाए आज तो उसके बाद भी 3-4 महीने लगेंगे नॉर्मल सप्लाई होने में। लेकिन जो रिश्ते बिगड़ गए हैं दो देशों के, तो ये छुटपुट मसले चलते रहेंगे। और ईरान अभी तैयार नहीं है बातचीत के लिए या फैसले के लिए। ये कुछ और चाहते हैं, वो कुछ और चाहते हैं। तो होपफुली मैं गलत हूँ और ये जो सफरिंग्स हैं दुनिया की वो ख़त्म हो। लेकिन बात ये है ना दोस्तों कि ये ख़त्म होगा तो कोई और टंटा शुरू कर देगा ये बंदा। इस बंदे ने आराम से तो बैठना नहीं है। प्रॉब्लम ये है, इसको कुछ खुजली होती है कि भैया कुछ ना कुछ करूं मैं, ताकि न्यूज़ में मैं बना रहूं। चाहे किसी की जान चली जाए और किसी देश को बर्बाद कर दे, किसी देश के प्रेसिडेंट को उठा लाए जाके, कभी किसी के प्रधानमंत्री को बुरा भला कह दे, कुछ भी हो सकता है। अब देखो ना, पाकिस्तान जैसे मुल्क की मतलब इतनी रेपुटेशन दुनिया में आज हो गई है कि वो अमेरिका के बिहाफ पे मीडिएट कर रहा है पाकिस्तान। तो मैं हैरान होता हूँ कि जिस पाकिस्तान को कोई मुंह नहीं लगाता था पूरी दुनिया में, वो आज अमेरिका की वार के लिए मीडिएट कर रहा है। तो इंडिया कहाँ है? इंडिया भी तो ईरान का दोस्त था, और अमेरिका का भी हम अपना फ्रेंड बोलते थे। ये फ्रेंड है, वो फादर है इज़राइल, और ईरान हमारा भाई है।
तो तीनों से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, क्यों नहीं मीडिएशन करी? और जयशंकर जी कहते हैं कि पाकिस्तान दलाली कर रहा है, और यूक्रेन और रशिया के वार के बारे में शायद जयशंकर जी भूल गए कि उनके नेताजी ने कहा था कि मैं ब्रोकरेज करूंगा, दलाली करूंगा। तो तब दलाली नहीं थी। तो ये दलालियाँ नहीं होती, मीडिएशंस होती हैं। तो जिन कंट्रीज़ के ऊपर लोग ट्रस्ट करते हैं, जिनका रुतबा होता है दुनिया में, उन्हीं को मीडिएशन के लिए चुना जाता है। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इंडिया शुड हैव प्लेड ए रोल, कि इंडिया ईरान के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं इंडिया के, और ईरान वाले भी लोग इंडिया की इज़्ज़त करते हैं, और अमेरिका तो फ्रेंड है हमारा। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए था। दुनिया की स्टेज के ऊपर ऐसे मौके होते हैं लाइमलाइट पे आने के, ये नहीं कि खी खी कर दो, आप कहीं जाके किसी को जफ्फी डाल लो ज़बरदस्ती और खी कर दो, अपना ही मजाक उड़वाओ। तो ऐसे नहीं, बल्कि अच्छे कामों से दुनिया में अपना रुतबा कायम करने के मौके होते हैं, उन मौक़ों को ग्रैब करना चाहिए। तो चलो ठीक है, होप फॉर द बेस्ट, इजाज़त लेता हूँ, नमस्कार।